हेलो। तो बच्चों, कल हमने सामाजिक परिवर्तन के कई प्रकारों पर प्रकाश डाला और जिसमें कल हमने जो चर्चा की थी वह था सामाजिक प्रगति और सामाजिक विकास। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके मध्य उपस्थित हुए हैं वह टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन के कारक, अर्थात फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अनेक कारक हो सकते हैं। देखिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं होगा। सामाजिक परिवर्तन कई कारकों से मिलकर के होता है। सामाजिक परिवर्तन का बिना किसी कारक के क्रियाशील होना असंभव है, परंतु यह भी सत्य है कि किसी एक कारक से समाज में परिवर्तन होना बहुत मुश्किल है। अतः यहाँ हम सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारकों का अध्ययन करेंगे, तभी हमको समझ आ पाएगा कि सामाजिक परिवर्तन किन किन कारकों से होता है। पहला देखिए, हम भौतिक कारक यानी फिजिकल फैक्टर्स। समाजशास्त्र में हम भौतिक, भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण में अंतर नहीं कर पाते हैं। जब कोई परिवर्तन हमारे भौतिक या भौगोलिक पर्यावरण में होता है तो उसका प्रभाव हमारे समाज पर भी पड़ता है। भौतिक पर्यावरण यथा पृथ्वी की बनावट, उसकी धरातल, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई, पर्वत, चट्टानें, नदियाँ, झरने, पठार, वन, झील, जलवायु, मौसम तथा रेगिस्तान इत्यादि मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। आचार विचार से लेकर के रहन सहन तक तथा समाज की अवनति और उन्नति पर भी इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अकाल, तूफान, पहाड़ गिरना, बाढ़ आना, ये सब भौगोलिक कारक हैं जो समाज में निराश्रयता, भुखमरी, चरित्र भ्रष्टता, अपराध, भिक्षावृत्ति आदि को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया भौतिक कारक। अब चलते हैं, दूसरा देखते हैं जैविक कारक, जिनको हम कहेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जैविक कारक में हम वंशानुक्रमणीय पद्धति में होने वाले परिवर्तनों को रखते हैं। जैसे वंशानुक्रमण ही यह निर्धारित करता है कि आगे आने वाली पीढ़ी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। जनसंख्या का जैसा स्वास्थ्य होगा वैसी ही शारीरिक और मानसिक कुशलता एवं क्षमता में वृद्धि होगी। जैविक कारक ही विवाह की आयु और उत्पादन दर को प्रभावित करते हैं। अतः हमारे वंशानुक्रमण में कोई परिवर्तन होता है तो हमारे समाज में अनेक परिवर्तन होते हैं। डार्विन की एक पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्राकृतिक प्रवरण यानी नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत के अंतर्गत योग्यतम प्राणी के जीवित रहने तथा निर्बलों की समाप्ति अथवा लोप अथवा जीवित रहने के लिए संघर्ष, इसको आप बहुत छोटे शब्दों में इंग्लिश में बहुत अच्छे समझ सकते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए संघर्ष, वो वाली बात कही गई है। जैविक परिवर्तन तथा उसके फलस्वरूप होने वाले सामाजिक परिवर्तनों पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। अब तीसरा कारक देखते हैं, और तीसरा कारक है जनसंख्यात्मक कारक। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन समाज में अनेक परिवर्तनों को जन्म देते हैं। यदि किसी देश की जनसंख्या के स्वास्थ्य में गिरावट होती है तो उसका प्रभाव वहाँ के समाज पर अवश्य पड़ता है। जनसंख्या के आकार में परिवर्तन भी समाज में अनेक परिवर्तनों को जन्म देता है। यदि किसी देश की जनसंख्या का आकार बड़ा होगा तो उस देश में ऐसे रीति रिवाज विकसित हो जाएंगे जिनके द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या को कम किया जा सके।
भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी दृष्टिकोण से विकसित कार्यक्रम हैं। इसके विपरीत यदि किसी देश की जनसंख्या का आकार यकायक गिर जाता है तो उस देश के रीति रिवाजों में भी परिवर्तन आएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस और जर्मनी में जनसंख्या अधिक मात्रा में समाप्त होने के कारण वहाँ ऐसी संस्थाओं और परंपराओं का विकास हुआ जो कि अधिक बच्चे पैदा करने पर बल देती थी। रूस में उस माँ को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता था जिसके 9 या 9 से अधिक बच्चे होते हैं। ये सारी बातें जनसंख्या से संबंधित हैं तथा सामाजिक परिवर्तन का आधार हैं। अब चौथा देखिए, प्रौद्योगिकी कारक अर्थात टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। एक समय था जब मनुष्य भोजन को एकत्र किया करता था, उत्पादन से उसका परिचय ही नहीं था। कृषि युग में आते आते वह उत्पादन तो करने लगा, किंतु वह उत्पादन केवल उपभोग के लिए ही हो पाता था। आज प्रौद्योगिकी के विकास का युग है। हर क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। हर क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। हमारे मूल्य को इस नई प्रौद्योगिकी ने प्रभावित किया है। अच्छा, इसने हमारे जीवन को तीव्र गति से बदला भी है। आज खेतों में काम करने के लिए ट्रैक्टर हैं, यातायात और आवागमन के लिए बस और मोटर, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए टेलीफोन है, तार है, रेडियो है, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं इत्यादि। दुश्मन से रक्षा करने के लिए और दुश्मन की सेनाओं का संहार करने के लिए हमारे पास टैंक हैं। औषधि एवं उपचार के रूप में पेनिसिलिन, क्लोरोफॉर्म की खोज, हृदय परिवर्तन तथा फेफड़ों का बदलना और उनका सफल ऑपरेशन करना, ये सारी चीज़ें सामाजिक परिवर्तन की गति को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। आज हम कानपुर के आलू मुंबई के बाज़ार में बेच सकते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर का गुड़ पूरे भारत में निर्यात किया जाता है ना। और कोल्ड स्टोरेज के बनने से अब हम फल और सब्जी काफ़ी समय तक उनमें सेफ रख सकते हैं और बिना मौसम के भी फलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो नई प्रौद्योगिकी आई है उसने भी सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित किया है। आर्थिक कारक देखिए, इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं, जैसे जैसे आर्थिक जगत में विकास होता है और नई आर्थिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव होता है, वैसे वैसे समाज में अनेक परिवर्तन हुआ करते हैं। कार्ल मार्क्स तो आर्थिक कारक को ही समाज में परिवर्तन का केंद्रीय कारक मानते हैं। समझ आ रहा है ना? कार्ल मार्क्स और आर्थिक व्यवस्था ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनके अनुसार आर्थिक ढांचे में परिवर्तन से पूरे समाज में परिवर्तन होता है। आज समाज में आर्थिक क्रियाएं इतनी महत्वपूर्ण स्थान पाती जा रही हैं कि हमारी सामाजिक क्रियाएं उनके चारों ओर घूमती हुई दृष्टिगोचर होती हैं। हमारी हर क्रिया के पीछे आर्थिक स्वार्थ निहित रहता है। आज यदि किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी अन्य स्थितियां भी स्वतः बदल जाती हैं। अब हम एक और कारक पर दृष्टि डालते हैं, वह है कारक है आपका सांस्कृतिक कारक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। इसे हम अंग्रेजी में कल्चरल फैक्टर्स कहेंगे। सामाजिक परिवर्तन लाने में संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है। संस्कृति समाज की उपज होती है और समाज से घुली मिली धारणा है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों में इतना अधिक संबंध है कि कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों में अंतर ही नहीं किया है। और उनमें एक समाजशास्त्री हमारे सामने ऑगबर्न ने सांस्कृतिक परिवर्तन और उनसे होने वाले सामाजिक परिवर्तनों को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उस सिद्धांत को हम कहते हैं सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत को हमारे सम्मुख रखा और इसमें है क्या? इसमें उन्होंने बताया है कि जब भौतिक संस्कृति हमारे कलात्मक संस्कृति से, सांस्कृतिक संस्कृति से आगे बढ़ जाती है तो एक दोनों के बीच एक गैप हो जाता है।
भौतिक संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति या परंपरागत संस्कृति से जब आगे बढ़ जाती है तो बीच में एक गैप आ जाता है। उस गैप को सांस्कृतिक विलंबना कहा गया है। वास्तव में बिना सांस्कृतिक मूल्यों के हम सामाजिक परिवर्तन का मूल्यांकन नहीं कर सकते। हमारी भौतिक संस्कृति के तत्व रेडियो, हथौड़ा, चश्मा इत्यादि तथा अभौतिक जो संस्कृति है जिसे हम आध्यात्मिक संस्कृति कह रहे थे या कलात्मक संस्कृति कह रहे थे, उसका सही नाम है अभौतिक संस्कृति। तो देखिए, जब भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति पीछे रह गई तब स्थिति कैसी आएगी? सांस्कृतिक विलंबना की आएगी। अर्थात ये सारी चीज़ें जो भौतिक हैं, रेडियो, हथौड़ा, चश्मा और बहुत सारी चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, है ना, ये और जब हमारी अभौतिक संस्कृति यानी तत्व, विचार, मनोधारणाएं, नैतिक आदर्श, दर्शन, इनमें जब परिवर्तन होने लगता है तो सामाजिक संबंधों में तीव्र गति से परिवर्तन आता है। भारतीय संस्कृति परंपरा प्रधान है, यही कारण है कि इसमें तुलनात्मक रूप से कम परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यहाँ खुली वर्ग व्यवस्था नहीं है। यूरोप में खुली वर्ग व्यवस्था है तो वहाँ संस्कृति अधिक परिवर्तनशील है। अब हम एक और फैक्टर पर दृष्टि डालते हैं, वह है राजनीतिक फैक्टर यानी पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो राजनीतिक कारक में क्या है? सामाजिक परिवर्तन का संबंध राजनीतिक जगत की क्रियाओं से होता है। उत्तर प्रदेश राज्य को 2 या 4 भागों में बांटने की मांग करना, भाषा के आधार पर सूबे की मांग करना, अनशन करना, धरना देना, विभिन्न प्रकार की अनुचित मांगों को लेकर आंदोलन करना, ये सब राजनीतिक क्रियाएं हैं। इनके कारण समाज में अत्यधिक परिवर्तन होता है। राज्य एक राजनीतिक उद्देश्य से संगठित समुदाय होता है। उसके पास शक्तिशाली सरकार है जो कि सामाजिक नीतियों के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाती है। वह बहुत से परिवर्तनों को बलपूर्वक कर सकती है। उसका निर्णय सभी को मान्य होता है। अब नेक्स्ट में एक और देखते हैं, वह है मनोवैज्ञानिक कारक। हम मनोवैज्ञानिक कारक को भी इग्नोर नहीं कर सकते। अर्थात साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण कारक है सामाजिक परिवर्तन में। वस्तुतः सामाजिक संबंध मानसिक संबंध ही होते हैं। हमारी समस्त क्रियाओं का उत्पत्ति स्थल मस्तिष्क होता है। अतः क्रियाओं में परिवर्तन होने का तात्पर्य है कि हमारे मस्तिष्क में भी परिवर्तन होगा। हमारे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में परिवर्तन होगा। हमारे सोचने विचारने के ढंग बदलेंगे, उनके बाद ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो देखिए, जब मस्तिष्क में परिवर्तन होता है, जब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, जब हमारे सोचने विचारने के ढंग बदलते हैं, उसके बाद ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। भौतिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त हमारी कुछ मानसिक आवश्यकताएं भी होती हैं। आवश्यक नहीं है कि हम भौतिक और सामाजिक रूप से संतुष्ट हों और मानसिक रूप से भी संतुष्ट हों, ये संभव नहीं हो पाता है। कई बार अमेरिका एवं अनेक अन्य जन समाजों में आज नवयुवक सारी भौतिक सुख सुविधाओं के होते हुए भी मेंटल फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो ये क्यों है? ये इसी वजह से है। इसके लिए जो मेन फैक्टर है वो है मनोवैज्ञानिक कारक। ठीक है, अब नेक्स्ट में एक और देखते हैं, वह है संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। सामाजिक परिवर्तन में संघर्ष की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही पाए जाते हैं। जहाँ सहयोग जीवन या व्यवस्था में एक रूपता, मैत्रित्य, एकीकरण या संगठन का विकास करता है, वहीं दूसरी ओर संघर्ष दमन, विरोध और हिंसा की उत्पत्ति करता है। आज सामाजिक जीवन में सामान्य सहमति न होकर के असहमति, प्रतिस्पर्धा, स्वार्थों में संघर्ष आदि की प्रधानता देखी जा रही है। कोजर ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है, स्थिति, शक्ति और सीमित साधनों के मूल्यों और अधिकारों के लिए होने वाले द्वंद्व को हम संघर्ष कहते हैं, जिसमें संघर्षरत समूहों का उद्देश्य न केवल मूल्यों को प्राप्त करना है बल्कि अपने प्रतिद्वंदियों को प्रभावहीन करना है, उनको हानि पहुंचाना है, उनको समाप्त करना है। सामाजिक परिवर्तन में संघर्ष की भूमिका को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानने वाले विद्वान कार्ल मार्क्स हैं। इसके अतिरिक्त कोजर, सीमेल और डेहरेनडॉर्फ इत्यादि विद्वानों ने भी इस दृष्टिकोण को
प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से मैंने आपके समक्ष कुछ सोशल चेंज के फैक्टर्स रखे हैं जो मैंने आपको बताए हैं। उनमें जिन पर प्रकाश डाला वो 9 थे, 9 कारक मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे ईमेल आईडी पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर भी चैट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे पा सकते हैं। अब कल हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है और इसीलिए हम इसको छोड़ नहीं पाएंगे और थोरोली इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स, गुड बाय।